हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड लास्ट चैप्टर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 11. इट्स कार्य एंड ऊर्जा, मीन्स वर्क एंड एनर्जी. So we discuss this chapter in detail in this video and as well as coming videos. Okay. So listen this video very carefully and note down the where you have to note the notes and understand what I am going to tell you. So ध्यान से आप बच्चे इस टॉपिक को समझेंगे और इस टॉपिक के बाद आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनको भी ध्यान से समझेंगे ताकि आपको जो तथ्य हैं, जो आपका मेन टॉपिक है, उसकी अच्छी तरह से समझ हो जाए। चलिए बच्चों, और प्रत्येक वीडियो के बाद आपकी समझ को परखने का कार्यपत्रक भी दिया हुआ है, आप उसको करेंगे। यानी आफ्टर ईच एंड एवरी वीडियो you will get the worksheet of that topic and you have to be understand the topic and give the answer of that question papers, questionnaires or worksheets, right? तो let's start without any delay. चलिए शुरू करें। पाठ 11, कार्य तथा ऊर्जा। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कार्य और ऊर्जा होती क्या है। कार्य क्या है? कार्य ऊर्जा का तथा शक्ति के निकट संबंध है। ये तीनों चीजें ना, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीन चीजें हैं, इनका आपस में बहुत गहरा, घनिष्ठ और निकट का रिलेशन है। हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन कार्य शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आज इतना हमने कार्य किया, इतना कार्य हमने किया, इतना कार्य करने को रह गया है। और हम ये भी बोलते हैं कि इस कार्य करने के लिए इतनी सारी बहुत ऊर्जा लगी, हम थक गए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डेली अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले तथा विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले शब्दों का, यानी कार्य शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, ये मत समझिएगा कि आप विज्ञान में जो कार्य कर रहे हैं और दैनिक जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसका एक ही मतलब हो। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम इसको। देखिए, पहला उदाहरण मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए यदि कोई विद्यार्थी गणित के 50 प्रश्न को हल करता है, ठीक है, he solves the 50 question of the math and तो हम आमतौर पर यह कह सकते हैं कि वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, परंतु विज्ञान के दृष्टिकोण से उसने कोई कार्य नहीं किया, बहुत थोड़ा सा कार्य किया। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने 50 प्रश्न हल किए और हम बोलते हैं इट्स अ वेरी बिग मेंटल हाफ एंड, इसने बहुत मानसिक कार्य किया है और वो बहुत ज़्यादा काम करके मेहनत करके थका हुआ है, परंतु इन द साइंटिफिक मैनर्स, इन साइंटिफिक आउटलुक वी कैन से दैट इट्स नथिंग टू डू, इसने कोई कार्य नहीं किया है और बहुत थोड़ा कार्य किया है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण मान लीजिए, यदि एक व्यक्ति पूरे दिन भर दीवार को धक्का मारता रहा और इस प्रक्रम में वो काफी थक गया, ठीक है, ही पुशिंग अ वॉल कंटिन्यूअसली टिल द डे एंड इन दिस मैन ही जस्ट गॉट टायर्ड एंड पसीने से वो सरोबार हो गया, उसको पसीने पसीना आ गया, परंतु दीवार थोड़ी भी नहीं हिली। हालांकि वह व्यक्ति काफी थक गया, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कार्य कर रहा है वो तो हिली भी नहीं, राइट। तो ये सब चीजें विज्ञान में देखी जाती है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये कार्य भी क्या हुआ, जीरो, क्योंकि जितना उसने जोर लगाया दीवार पे तो उसका रिजल्ट होना चाहिए था, दीवार हिलनी चाहिए थी, तब वैज्ञानिक दृष्टि में कोई कार्य होता। तो ये तो हुआ नहीं, इसलिए ये कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से जीरो है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पूरा दिन एक बड़ा सा सूटकेस सर पर लेकर खड़ा रहा, तो विज्ञान की भाषा में उसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन जनरल भाषा में बेचारा खड़ा रहा, पूरा दिन भर धूप में खड़ा रहा, कैसे भी खड़ा रहा, छाया में खड़ा रहा, लेकिन खड़ा तो रहा ना, और ऊपर से सिर में वजन रखा, तो साधारण भाषा में उसने बहुत काम किया और शाम तक वो थक गया। बट इन साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टि से ही इज डूइंग नथिंग, उसने कोई कार्य नहीं किया, उसका पूरे दिन की मेहनत जीरो है। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य और दैनिक जीवन की दृष्टि से कार्य का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, अब पढ़ाई के क्रम में एक विद्यार्थी मानसिक रूप से परिश्रम करता है, लेकिन उसके शारीरिक परिश्रम निहित नहीं होता, अतः वैज्ञानिक दृष्टि से यह कार्य नहीं है, अतः विज्ञान की दृष्टि से कार्य की परिभाषा अलग है। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। एक विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहा है तथा दौड़ रहा है, तो वह शारीरिक रूप से कार्य कर रहा है, यह विज्ञान की दृष्टि से भी एक कार्य हुआ। देखिए, अब एक विद्यार्थी है, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल एंड ही इज रनिंग, राइट। तो वो रनिंग दौड़ रहा है और प्लेइंग फुटबॉल फुटबॉल भी खेल रहा है, तो उसकी फिजिकल जो है कार्य हो रहा है, यानी शारीरिक रूप से भी यह कार्य कर रहा है। तो विज्ञान भी इसको एक्सेप्ट करता है
कि यह एक कार्य हो रहा है। ठीक है, तो अब हम वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए, कि वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य की संकल्पना क्या हुई। तो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, ठीक है, तो एक फुटबॉल को किक मारने पर जब वो जमीन पर कुछ दूरी तक तय करता है तो इसमें फुटबॉल पर बल लगाया जाता है। ठीक है, तथा फुटबॉल कुछ दूरी तक जाती है, अतः यह कार्य हुआ। जब आप किसी फुटबॉल को किक मारते हैं तो यह कुछ दूरी तक जाती है और इसमें कुछ कार्य होता है, तो हम कहते हैं कि यह कार्य हुआ। When we are kicking a football, then it's going to travel some kind of distance, and we can say that it's happened the work. So, in the scientific outlook, we can say that it's a work. But हम दैनिक जीवन में यह कह नहीं सकते कि यह एक कार्य हुआ, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में और वैज्ञानिक दृष्टि में the definition of the work is quite different. I have already told you that with the help of example, sometimes we are pushing a wall without doing any kind of movement, so we can't say that it's a work. But in physical outlook we can say that it's a work, because in the morning to evening we are pushing the wall. हम सुबह से शाम तक दीवार को जोर लगा रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं और हम कार्य कर रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कह सकते हैं हम बहुत काम किया, सुबह से दीवार को धक्का दे रहे हैं, बट इन साइंटिफिक वे हम कह सकते हैं कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कार्य तभी होगा जब आपके सामने जो आपने बल लगाया उसका क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। सो the two definition of the work in the scientific as well as in the daily life may be different। ठीक है, तो इस तरह एक किताब को जमीन पर उठाकर टेबल पर रखना है, यहाँ किताब को ऊपर उठाने के लिए बल लगाया गया, जिस बल के कारण किताब टेबल पर पहुंचा यह कार्य हुआ, राइट। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होने के लिए दो शर्तें हैं। तो अब हम साइंटिफिक दृष्टि से, वैज्ञानिक आउटलुक से यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी कोई कार्य करना है, इट्स रिक्वायर्ड टू कंडीशंस। दो कंडीशन जो हम फॉलो में डिस्कस करेंगे, दिस टू कंडीशन मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क इन द साइंटिफिक आउटलुक। चलिए इनको देख लेते हैं, दो दृष्टिकोण कौन कौन से हैं या दो शर्तें कौन सी है जो कार्य के लिए जरूरी है। तो पहली है नंबर 1, किसी वस्तु पर लगाया जाने बल, यानी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है। The force should be exerted on any kind of thing. It's a first condition. Second condition क्या बोलती है, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, अर्थात वस्तु का बल के परिणाम के रूप में दूरी तय करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, when we are exerting any kind of force to any material, the material should be displaced from its original position to somewhere else. Means it has to be travel some kind of distance. It means कि विस्थापन होना चाहिए। तो जब आपकी वस्तु की दूरी में विस्थापन होता है, जब वह दूरी तय करती है, तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ। तो कार्य के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए। नंबर 2, बल लगने के बाद उस वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, यानी उस वस्तु की जो दूरी है या स्थिति है वह बदलनी चाहिए। तो these two conditions must be followed to do any kind of work। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि ये दो कंडीशंस क्या होती हैं कार्य करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब विज्ञान के अनुसार कार्य की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस। अब हम देखते हैं विज्ञान के अनुसार कार्य की परिभाषा क्या होती है। विज्ञान के अनुसार कार्य की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि जब कोई वस्तु बल लगाने के कारण विस्थापित होती है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ, राइट। According to science, we can define the force. When any kind of force will be exerted on the any object, it should be displaced from one place to another. Then we can say that कि कार्य हुआ। तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य की परिभाषा क्या हुई, जब किसी वस्तु पे कोई बल लगता है तो उस बल के कारण उसका विस्थापन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम कार्य हुआ। जैसे कि यदि एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चली जाती है, तो लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और विस्थापित हुई, इसलिए कार्य हुआ, राइट। तो ये हुआ आपका कार्य की परिभाषा। तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य की परिभाषा क्या हुई, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल में विस्थापन होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ। तो ये थी आपकी इसकी परिभाषा। अब हम देख लेते हैं एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है।
एक नियत द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, देखिए माना कि अब हम इसको एक सिंपल वे में थोड़ा सा एज्यूम करके देख लेते हैं। माना कि ये वस्तु का एक नियत बल है F, यानी जो वस्तु का कार्य हो रहा है नियत कार्य वो है F। अब मान लिया वस्तु का जो बल है वो दिशा की दूरी यानी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो भी S है। तो मान लिया कि वर्क कितना हुआ W, इट मीन्स कि W यहाँ पे कार्य हुआ, फोर्स है F है और डिस्टेंस है S। तो अब हम कार्य की परिभाषा के अनुसार, जो हमने कार्य की परिभाषा देखी उसके अनुसार इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है या केमिकल इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको देख सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, किया गया कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो W का फार्मूला क्या हुआ, वर्क का फार्मूला हुआ आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी F इंटू S। यू कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम उसकी परिभाषा जो दी, कार्य की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। तो इस प्रकार जो है हम कार्य की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, when any kind of force is exerted on any material which results in its work, then work will be depend upon the quantity of the force as well as direction in which the force is exerted, right? तो ये इसकी definition हुई, and also it's a square root of distance। तो हम कह सकते हैं कि कार्य की परिभाषा जो है तभी होती है जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगता है और लगाया गया बल की परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है हमने वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्ध किया कि कार्य जो है केवल धक्का मारना या मेहनत करना नहीं होता। कार्य के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से उसका रिजल्ट आना जरूरी है, यानी उसके साथ उसका डिस्टेंस का विस्थापन और वस्तु की दिशा बदलनी जरूरी है, तभी कार्य हो सकता है। तो हमने अभी वैज्ञानिक दृष्टि से बल की परिभाषा देखी है। अब हम थोड़ा सा इसका आगे इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म कैसे निकलती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कार्य पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, राइट। अतः बल का विस्थापन किसी भी एक के शून्य होने पर किया जा गया कार्य शून्य होता है। यानी ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि बल कार्य क्या हुआ, लगाया गया बल तथा उस बल के कारण जो वस्तु के विस्थापन हुआ उस विस्थापन के गुणनफल के बराबर है, यानी दो चीज़ें बल और विस्थापन। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी जीरो होती है तो कार्य जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपकी होनी चाहिए, ये कंडीशंस हमने पहले पढ़ लिए। अब मान लेते हैं इसको भी मैथमेटिकल रूप में कैसे देखते हैं कि जीरो होता है तो बल जीरो होता है तो कार्य जीरो हो जाएगा। चलिए मान लीजिए फोर्स कितनी है, जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स का फार्मूला में पता है वर्क का, वर्क होता है F इंटू एस। तो F यहाँ पे जीरो हो गया, तो जीरो को किसी चीज़ से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एस, यानी वर्क हो गया आपका जीरो, ठीक है। अब दूसरी तरफ मान लेते हैं यार डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो, यानी एस क्या जीरो है, तो स्थिति में एफ आपका ठीक रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो होगी। तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, W इक्वल टू एफ इंटू एस, और एस है जीरो तो W इक्वल टू एफ इंटू जीरो, तो तब भी हमारा वर्क कितना होगा, जीरो ही होगा। तो इन कंक्लूजन इन दिस टॉपिक वी कैन से दैट कि व्हेन एवर वी हैव टू डू द वर्क, द टू फैक्टर फोर्स एज वेल एज द डिस्टेंस मस्ट बी देयर। Either one is zero, it means whole work is zero। तो इन दोनों में से आपका कोई भी फैक्टर जीरो होता है तो टोटल वर्क आपका नेट वर्क जो है जीरो हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस यानी फोर्स और उस फोर्स के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है या विस्थापन होता है वो होना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि वर्क या कार्य हुआ। तो अतः ये दोनों स्थितियों में बल अर्थात बल अथवा विस्थापन किसी एक की अनुपस्थिति में किया गया कार्य शून्य माना जाएगा। इसलिए वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु का विस्थापन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई कैन हेल्प यू। और दूसरा, अगर आपको ये रिवाइंड करना है तो आप इसको बीच में पॉज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम कार्य का एसआई मात्रक, यानी
इसका जो यूनिट है वो क्या है। तो दूसरी राशियों की तरह कार्य को भी मापने के लिए हमें एक इकाई दी जाती है। हम जानते हैं फोर्स का ऐसा ही मात्रक हमें पता है वो है न्यूटन। फोर्स का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। और विस्थापन यानी डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक है मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। तो इसीलिए हमें पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू एस। तो वर्क का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर हम कह सकते हैं। तो वर्क का ऐसा ही मात्रक हो गया आपका न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को दूसरे शब्दों में हम जूल भी कहते हैं। जूल का मतलब कैपिटल जे। तो वर्क का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन मीटर या जूल। अब हमें पता है कि एक जूल या एक न्यूटन मीटर क्या कार्य है। ये देख लेते हैं कि कितना कार्य होता है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F = 1 न्यूटन यानी 1 न्यूटन है, तो उस वस्तु पर उस बल के कारण जो विस्थापन होता है वो होगा 1 मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्य क्या होगा फिर यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल कार्य। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगता है और 1 मीटर डिस्टेंस विस्थापित होती है, तो हम कहते हैं इसका कार्य हुआ 1 न्यूटन या 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल। अतः जो कंक्लूजन है वो क्या है, निचोड़ है कि 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की क्रिया से रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है। जब किसी वस्तु पर 1 जूल कार्य होता है तो वो 1 जूल कार्य वह होता है जब उसके ऊपर 1 न्यूटन बल लगता है और वह बल उस वस्तु को उसी रेखा में 1 मीटर विस्थापित करता है। तो अब दूसरे शब्दों में इसको मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ आपको। We can say that 1 joule work is done if 1 Newton force is exerted on any object and the direction of the object is moved to 1 meter. We can say that it is the 1 joule work. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के टॉपिक की समझ कितनी आई आपको, इसको समझने के लिए, इसको परखने के लिए अब चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। यानी आज की आपकी जो वर्कशीट है, ये जो आपका टॉपिक समझाया, अगर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा तो आप इस वर्कशीट को, कार्यपत्र को विदाउट एनी प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ चलते हैं। तो ये रहा बच्चों आज का कार्यपत्र आपकी स्क्रीन पे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान की दृष्टि से कार्य की परिभाषा बताइए तथा इसका एसआई मात्रक बताइए। जो कि मैंने आपको टॉपिक में बड़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आप इसको आराम से समझ के इसकी परिभाषा दे सकते हैं और इसका एसआई मात्रक लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिफाइन वर्क इन साइंटिफिक आउटलुक, यानी साइंटिफिक मैनर में आपको इसकी परिभाषा देनी है। देन राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट्स। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, विज्ञान की दृष्टि से कार्य की परिभाषा दें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कार्य होने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से 2 शर्तें कौन कौन सी हैं। यानी व्हाट आर द 2 कंडीशन टू अ वर्क टू बी डन। व्हाट आर द 2 कंडीशन फॉर अ वर्क टू बी डन। तो ये 2 क्वेश्चन है। अगर आप इनको आसानी से कर सकते हैं तो इट मीन्स आज का टॉपिक आपने अच्छी तरह से समझा है। तो आई होप कि आप बच्चे अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझेंगे, वीडियो को देखेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक से आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।